आपके अपने YouTube चैनल AR करियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का सिविक्स आप इसे बोलिए या पॉलिटिकल साइंस अर्थात कि राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, उसका चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी या सिर्फ बहुत बुक में लिखता है सत्ता की साझेदारी। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये खूबसूरत चैप्टर है तो इसको बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। यदि आप अंत तक क्लास को देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा आपके जीवन से, जैसे पीछे मैंने बताया था कि कैसे करें सोशल साइंस की तैयारी कि आपका स्कोर हो 100 में 100, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि सब विषय सामाजिक विज्ञान है, समाज से जुड़ा हुआ है, आपसे हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अपने पे उदाहरण लेकर समझेंगे बिल्कुल नए अंदाज में, ताकि आपको परीक्षा में फुल नंबर मिले। और साथ ही साथ सभी प्रश्न की चर्चा करेंगे। जो बिंदु हम लोग पढ़ेंगे वहां से किस रूप में आपके परीक्षा में अभी तक प्रश्न पूछा गया है उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है, फिर समझेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है, फिर सिलेबस के आपके सभी बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। तो लोकतंत्र की बात करें तो आपका लोकतंत्र जो हिंदी का शब्द है वो हमारे अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। और ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस और क्रेटिया। डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। तो इस तरह व्युत्पत्ति की दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रजातंत्र जो है जनता का शासन है। अब बात करते हैं कि इसको किस रूप में हम परिभाषा देंगे। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। अर्थात कि लोकतंत्र व्यवस्था जो है इसमें हम लोगों की बात होता है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना की ही शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, यानी लोकतंत्र में सभी शक्ति लोग पे, अर्थात कि वहाँ के जनता पे, जिस देश राज्य में लोकतंत्र है वहाँ के जनता पे सभी शक्ति टिकी हुई होती है। तो लोकतंत्र का बस इतना ही मतलब है। एक सबसे खूबसूरत परिभाषा अब्राहम लिंकन, जो आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, उन्होंने दिया था लोकतंत्र को कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। एक कथन तो डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। एक कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रजातंत्र को इस रूप में परिभाषित किया। अब बात करते हैं कि प्रजातंत्र जो है, एक बात आप बस लोकतंत्र में समझ कर देखिएगा कि लोकतंत्र लोक का शासन है, अर्थात कि सारी शक्ति हम लोगों में निहित है। बस हम जैसे चाहते हैं वैसे ही हमारी शासन व्यवस्था संचालित होती है। उसी व्यवस्था को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। हम अपने अध्ययन की सुविधा से आजकल लोकतंत्र को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देखिए, इस समय तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जमाना समाप्त हो चुका है। इस समय का जो युग चल रहा है वो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता था कि जिसमें हम लोग डायरेक्ट शासन में भाग ले, नाम ही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कोई निर्णय लेना है तो हम लोग सब कोई बैठ जाए, एक सभा का आयोजन हो, पहले बता दिया जाएगा अच्छा इतना बजे से सभा शुरू होगा, फिर कहीं पे कुछ भी बनाना है या कोई नया नियम लाना है तो पूछा जाएगा कि कितने लोग इसके नियम के पक्ष में है, तो जो पक्ष में है हाथ उठाएंगे, कितने लोग इसके पक्ष में नहीं है उन नहीं हाथ उठाएंगे। तो इस तरह निर्णय लिया जाता था। सोचिए इस समय प्राचीन काल में व्यवस्था थी, क्योंकि प्राचीन काल में छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वहां पे संभव था कि चलिए 100 है, 200 है, 2000 है, 10,000 है, तब भी ये व्यवस्था संभव है कि सब किसी से हाथ उठाकर काउंट कर लिए। बट इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो आज के राज्य देखिए विशाल, जैसे भारत संपूर्ण, अगर केंद्र सरकार एक छोटा सा राज्य लें अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, इनका तो जनसंख्या आबादी इतना है क्षेत्रफल कि बहुत सारे देश भी इससे छोटे छोटे हैं इस समय। तो इतने लोगों को एक जगह कहाँ इकट्ठा कीजिएगा। और दूसरा भी कि मान लीजिए जो प्रतिनिधि खड़ा है, जैसे चुनाव ही हो रहा है, मैं हूं एक और आप हैं, और पूछा जा रहा है कि इसमें से किसको ये पद दिया जाए, तो जो कितने लोग हिम्मत कर पाएंगे कि इसके विरुद्ध हाथ उठाने के लिए, क्योंकि बाद में अगर वो ताकतवर है तो बाद में उससे बदला भी ले सकता है। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के ज़माने में संभव नहीं है। लेकिन अभी भी अमेरिका के कुछ राज्यों में और स्विट्जरलैंड में भी कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जीवित है, बट वो भी आने वाले दिन में उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस समय का जो वर्तमान एरा चल रहा है, वर्तमान युग चल रहा है, वो है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं,
इसमें हम वोट देते हैं, वोट सिस्टम हमारा वोटिंग होगा और उसमें जो हम प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे वो लोग जाकर हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। तो हम जैसा प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे वैसा हमारे लिए नियम कानून होगा। तो ये व्यवस्था आज लगभग हर जगह जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे कौन डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि हम लोग वोटिंग करते हैं और जो वोट से जो लोग जीतते हैं वही प्रतिनिधि जाके संसद भवन या विधानसभा जहां पे जिसके लिए वोट होगा वहां पे हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम लोग उन लोगों को चुनते हैं। इसलिए इन्होंने बोला अब्राहम लिंकन ने कि प्रजातंत्र जो जनता का, हम अपने लिए चुन रहे हैं, किसके लिए? जनता के लिए। और जनता के द्वारा जो सरकार बना है वो हमारे लिए उत्तरदायी है, जनता के प्रति उसका जवाबदेही बनता है। तो ये तो हम लोग डिस्कस किए कि लोकतंत्र जो शब्द आया, आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे, इसको हम लोग समझिए, रिवीजन किए कि लोकतंत्र क्या है। अब सवाल है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले समझते हैं सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब होता है, फिर हम समझेंगे क्यों, क्योंकि लोकतंत्र क्यों, यहीं से इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए पहले समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है। तो जब किसी भी देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को यदि हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसका जवाब इस चीज में है कि आखिर में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो देखिए लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों, पहले था राजतंत्र, पहले राजा हुआ करते थे। तो कुछ दिन के बाद राजा, जो बहुत सारे राजा के बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे, जो कहते थे कि राजा ईश्वर का रूप है, वो जो कह देगा वही कानून है। तो इस प्रकार लोगों के हित का ख्याल नहीं रखा जाता। मान लीजिए राजा कुछ सोया है, कुछ सोचा, उसके मंत्री कुछ खराब है और उसको खराब कुछ सजेशन दे दिए, वैसा वो कल से नियम बना देगा, भले जनता पे वो लागू हो, जनता उससे खुश हो नहीं हो। तो इस तरह राजा निरंकुश होते गए और लोगों पे अत्याचार करते गए। तब जब भी किसी समाज के एक वर्ग को या आधे से ज्यादा जनसंख्या को दबाया जाता है तो पहले तो जनता दबते जाती है, लेकिन उसके बाद जनता में आक्रोश होता है और उसी आक्रोश को हम लोग बोलते हैं क्रांति। और जब क्रांति होती है तो जो वहां के सत्ता होता है, जो पहले से चली आ रही शासन व्यवस्था है, उसको वहां की क्रांति पलटकर नए शासन व्यवस्था की शुरुआत करती है। तो प्राचीन काल में लगभग संपूर्ण विश्व में राजतंत्र था, सिर्फ राजा का शासन हुआ या कुछ एक विशेष वर्ग का शासन हुआ करता था जिससे जनता में हमेशा नाखुशी रहती थी। उसको हम लोग पलट के उस व्यवस्था को बदलने के लिए, ताकि एक हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था कायम किया जाए जिसमें जो हमारे लिए काम करे, हमारे द्वारा चुनी जाए, हम उसको जब चाहे तो हटा भी सकें। तो इसके लिए हम लोग लेकर आए लोकतंत्र। अब सोचिए इस व्यवस्था को हटाने के लिए हम लोग लोकतंत्र लेकर आए। अब लोकतंत्र तो आ गया, बट लोकतंत्र में आप जानते हैं एक देश में भिन्न भिन्न तरह के समुदाय लोग रहते हैं, कहीं की तरह तरह परिवार के तरह तरह के लोग हैं जिनका सोच भी अलग है और आपका जीवन यापन करने का तरीका भी अलग है। तो जब तक जिस हम उद्देश्य से आए थे कि हाँ ठीक है सब किसी का हित का ध्यान रखा जाएगा, तो अगर लोकतंत्र आ भी गया और वो लोकतांत्रिक सरकार सब वर्ग के हित का ध्यान नहीं रख पाती है तो फिर उस लोकतंत्र से क्या फायदा है, फिर तो वहीं राजतंत्र की तरह कानून चलने लगा। अब सवाल था कि ऐसे लोकतंत्र को हम सफल क्यों बनाएं, कैसे हम लोकतंत्र जो लाए हैं राजतंत्र को हटाकर उस लोकतंत्र की सफलता किस चीज पे टिका हुआ है। तो उसके लिए हमने कहा कि जो भी सरकार होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, जो भी सत्ता में सरकार होगा, उसमें सभी वर्गों की भागीदारी की आवश्यकता है। इसे ही हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, या यूं कहा जाए सामान्य शब्दों में, तो लोकतंत्र का आत्मा या लोकतंत्र का प्राण है सत्ता की साझेदारी। कि लोकतंत्र जो है इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र का सिंपल सा अर्थ होता है कि उसमें सभी जो भी उस राज्य पार्टिकुलर जिस जहां पे लोकतंत्र, उस देश में जितने वर्ग के, जितने विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उन सब के हितों का ख्याल रखा जाए। तो कैसे होगा, तो सत्ता की साझेदारी से। अब प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से भी कैसे होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है कि जहां पे भी लोकतंत्र है उस देश के अंदर रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सबको सत्ता में भागीदार बनाया जाए। तो इसे हम लोग बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अब बात करते हैं कि सर सत्ता की साझेदारी इतना जरूरी क्यों है। तो मैंने बताया लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए जरूरी है। तो आइए कुछ केस स्टडी लेके समझते हैं कुछ देशों की। सबसे पहले बात करते हैं एक यूरोप महादेश के छोटे से देश बेल्जियम की। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। ध्यान से इस केस स्टडी को समझिएगा, यहीं पे छुपा है कि सत्ता का साझेदारी इतना आवश्यक क्यों है। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। यदि इसकी तुलना की जाए तो ये हमारे एक और राज्य हरियाणा का नाम आप सुने होंगे, तो हरियाणा राज्य से भी लगभग क्षेत्रफल में छोटा है और इसकी सीमा लगती है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से इसकी सीमा लगती है किसकी, बेल्जियम की। बेल्जियम के लोग देखिए कैसे, उसके जातीय बुनावट पे यदि नजर डालें तो बेल्जियम के कुल आबादी का 59%
फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% लोग बेलोनिया में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। देखिए दो तरह से, एक तो यहाँ पे कैसे भेदभाव आपको दिखाई दिया कहाँ बेल्जियम में, कि एक तो क्षेत्र के आधार पर, देखिए कुछ लोग कहाँ रह रहे हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और कुछ लोग बेलोनिया में रह रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है 59%, और ये लोग डच भाषा के आधार पर भी विभिन्नता है, डच भाषा बोल रहे हैं, और जो बेलोनिया में लोग रह रहे हैं वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। देखिए ये है सामाजिक विविधता का स्वरूप, शुरू हो रहा है यहाँ से। और इसकी राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग मात्र डच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भाषा के आधार पर यदि तुलना करें तो फ्रेंच भाषा के लोग जो है बेल्जियम में ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, जबकि डच भाषा के लोगों को बहुत बाद में जाकर उनका आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का लाभ भी लोगों तक देर से पहुंचा, जिसके कारण इनके अंदर नाराजगी थी। देखिए बेल्जियम का स्वरूप क्या है कि आपका जो है डच भाषा के लोग को बहुत बाद में इनका आर्थिक विकास होता है। तो आप सोचिए एक ही देश है, सब लोग मिलके एक दिन क्रांति किए और लोकतंत्र की व्यवस्था लेकर आ गए, और वहां पे देख रहे हैं कि एक समुदाय का विकास अच्छा से हो गया, और उसी तो सिस्टम को हटाने के लिए ताकि सभी समुदाय बराबर हों और सभी समुदाय का विकास एक साथ हो, इसी के लिए तो लोकतंत्र लेकर आए थे। लोकतंत्र आने के बाद भी ये देखा गया कि एक वर्ग का, एक खास विशेष का ज़्यादा विकास हो गया, एक का कम हुआ, बाद में उनके पास शिक्षा पहुंचा, आर्थिक विकास, तो उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। तो जब नाराजगी हो जाता है एक ही देश के अंदर विभिन्न गुटों के बीच, जब नाराजगी होगा तो संघर्ष का रूप ले लेता है, और वहीं आपसी संघर्ष क्या कहलाता है, गृह युद्ध का रूप लेता है, उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो यहां से आपको गृह युद्ध का भी परिभाषा मिला कि जब एक ही देश, एक ही इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के बीच आपसी झगड़ा शुरू हो जाए, मारकाट शुरू हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। चलिए एक और छोटा सा देश लेते हैं, अब हम आते हैं अपने एशिया महादेश में। ये तो हम कहाँ चलते हैं, यूरोप में। इसका मतलब एक ही है इस केस स्टडी का कि संपूर्ण विश्व में जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे एक ही समस्या है, और वहाँ पे लगभग बात किया जाए घूम फिर के तो सत्ता की साझेदारी का एक ही स्वरूप पे फिक्स होता है। जहाँ का जैसा स्थिति होगा, जैसा सामाजिक विभाजन होगा, उस रूप में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो अभी हम गए थे यूरोप के एक देश के उदाहरण लिए थे, बेल्जियम के। अब आते हैं अपने एशिया महादेश में, और एशिया महादेश के श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी राज्य, हमारे सीमा से लगता है, आप जानते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। तो श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, द्वीप टाइप का देश है। ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट से, यानी हमारे तमिलनाडु राज्य के निकट है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर के दूर पे स्थित है ये देश आपका, कौन, श्रीलंका। इसकी आबादी देखें तो लगभग इसकी आबादी 2 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा के जितना है, हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है इसकी आबादी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सिंहली है, और जिसके 74%, और उसके बाद तमिल लोग यहाँ पे रहते हैं 18%। यहाँ का बैकग्राउंड समझिएगा। देखिए ये तो हम लोग इसका लोकेशन पता कर रहे हैं, मैप पे इसका लोकेशन देख रहे हैं कि तमिलनाडु राज्य के हमारे से कुछ दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और दूसरा इसकी आबादी 2 करोड़ है, हमारे हरियाणा के राज्य के लगभग बराबर है। और यहाँ के जातीय बुनावट देखिए, यहाँ पे सिंहलियों की संख्या 74% है, और वहीं पे आपका तमिल का 18% है। तो यहाँ पे तो भीषण गृह युद्ध देखने को मिला था सिंहलियों और तमिल के बीच, क्योंकि यहाँ पर तमिल में भी 2 तरह के तमिल है। एक तमिल श्रीलंका के मूल निवासी हैं, श्रीलंकन तमिल, एक है भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल कैसे, जब अंग्रेज आए थे तो हम लोग के लिए यहाँ से भारत के लोगों को गुलाम बनाकर ले जाकर श्रीलंका में उतार देते। द्वीप का देश था कि वहाँ पे चाय का व्यापार करने के लिए, अपने कुछ भी अपने हित साधने के लिए, तो वो लोग भी वहाँ पे बस गए, और उनके भी जो संतान हुए वो हो गए हमारे भारतीय रूप मूल के तमिल, और जो श्रीलंका के मूल तमिल थे। तो यहाँ पे सिंहली और तमिल में गृह युद्ध, क्योंकि फिर देखिए इनकी संख्या ज़्यादा है और इनकी संख्या कम है, फिर वही स्थिति होगा, जिनके ज्यादा होगा, जो ताकतवर होंगे, सोचेंगे पहले मेरा ही विकास हो। तो जब भी किसी लोकतंत्र में ये व्यवस्था पनपती है कि एक विशेष का ज्यादा, एक वर्ग विशेष का ज्यादा विकास होगा, एक वर्ग विशेष का कम, तो उसके जिसका कम विकास होगा उसके अंदर नाराजगी रहेगी ही रहेगी, और यह युद्ध, यही जो होता है नाराजगी आगे चलकर गृह युद्ध का रूप लेता है, और गृह युद्ध लोकतंत्र के सफलता में सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए केस स्टडी, और सबसे पहले भारत की ही केस स्टडी देखिए। भारत इतना तो विविधता से बड़ा कोई देश नहीं है। भारत में देखिए राज्य ही कितना है, हर राज्य के अंदर भी विविधता है, तरह तरह भाषा के लोग हैं, तरह तरह नस्ल, जाति, समुदाय, सबके लोग हैं। तो ऐसे देश में लोकतंत्र की सार्थकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब जरा एक बात पे और गौर कीजिएगा कि अगर
बेल्जियम में, श्रीलंका में, खैर बेल्जियम में इस समय सत्ता की साझेदारी का बहुत ही अच्छा स्वरूप देखने को मिलता है, बट शुरू से अगर सत्ता की साझेदारी अपनाया गया होता, चाहे जितने परसेंट जिनकी संख्या, सब किसी को भागीदार बनाया जाता, तो जैसे कोई भी नियम बनता शिक्षा के लिए आता, तो बेल्जियम के लोग कहते हैं कि जो कम है कि हमारे यहाँ भी शिक्षा पहुंचना चाहिए, अपना बात उठाते हैं वहां पे। यहाँ पे भी जो श्रीलंकन तमिल दोनों के सत्ता में समान रूप से भागीदारी रहता है, तो दोनों ऐसा नियम बनाते कि दोनों के हित का ध्यान रखा जाए। तो कभी यहाँ पे गृह युद्ध होता है, और जब गृह युद्ध नहीं होता तो लोकतंत्र अच्छा से संचालित होता है। और लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी, इसलिए मैंने बोला कि लोकतंत्र का प्राण है, आत्मा है, और आत्मा निकल जाएगा तो समझते हैं शरीर का कोई महत्व नहीं बचता है। तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन का हमको विभिन्न स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में कितना बार पूछा गया। अब पूछता है आपसे कि ये आपने केस स्टडी तो देख लिया, तो बताइए बेल्जियम में सामाजिक विभाजन किस किस आधार पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है नस्ल और जाति कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ भाषा है विभाजन का आधार। बेल्जियम में नस्ल और जाति नहीं होकर बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खूब पूछता है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, वहां पे ऑप्शन रहेगा नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा। तो आपको क्या टिक करना है, भाषा, याद कर लीजिए। फिर श्रीलंका में बात करें तो सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्र और भाषा दोनों है। यहाँ पे क्षेत्र और भाषा दोनों हमको देखने को मिला। और भारत में सामाजिक विभाजन तो बहुत ही जटिल है, मैंने पहले ही बताया कि भारत में तरह तरह समुदाय के लोग हैं। तो यहाँ भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जो है भाषा भी है, क्षेत्र भी है, संस्कृति भी है, धर्म भी है, जाति है, लिंग इत्यादि सब बहुत प्रकार के। तो इसीलिए जब परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि भारत में सामाजिक विभाजन का आधार निम्न में से क्या है, तो वहां पे एक ऑप्शन जरूर डालता है जिसका नाम है इनमें से सभी। तो वही उत्तर हो जाता है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पे विभिन्न आधार पर सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तो देखिए। भले ही मैंने इतना लिखा आपको समझाने के लिए, बट मैं जितना बोल रहा हूं सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सामाजिक सोशल साइंस के पेपर में यही हम लोग ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप में जितना अच्छा आप अपने जीवन से जोड़कर आंसर लिखेगा उतना ही खूबसूरत आपका आंसर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको अंक मिलेगा। तो भले ही हम लोग इतना लिखे हैं, बट ये लिख के सिर्फ आपको याद ज़्यादा नहीं करना, इसको रखना है ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप मैं हट जा रहा हूँ ले लीजिए, और इसको आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और इसको हम लोग मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, और आपके इसके आगे के सिलेबस के बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपका दिमाग अभी क्लास में होगा तो आप यहाँ तक एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर यदि ये सामाजिक विभाजन और सामाजिक विविधता ही न हो तो कितना अच्छा लोकतंत्र का सफल रूप से संचालन होता। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र का संचालन सफल हो जाएगा अगर सिर्फ सामाजिक विभाजन और सामाजिक विविधता को खत्म कर दिया जाए। फिर भी समझते हैं कि ये सामाजिक विभाजन और सामाजिक विविधता में क्या अंतर है, यानी इसे किस रूप में आप परिभाषित करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर गौर करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, या लोकतंत्र के लिए कैसे लाभदायक हैं और कैसे हानिकारक हैं। तो सबसे पहले आप दो शब्द सुनते होंगे, जाति, और अभी हम देख रहे थे जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र के आधार पे विभिन्नता हमको देखने को मिला। तो भाषा तो हम लोग जो बोलते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। तो जाति पे जो है हमारा कास्ट जो सिस्टम है इसका आधार ये हमारे हाथ में होता है। जाति को हम लोग बनाए, कुछ विविधता गॉड गिफ्टेड है, अर्थात कि हमको प्रकृति ने दे दिया, और कुछ विविधता को हम लोग प्रकृति से सीख के हम लोग अपने से तैयार कर लिए। तो जाति का जो सिस्टम है इसका आधार सामाजिक होता है, अर्थात कि जाति हम लोग तय करते हैं। और दूसरा नस्ल का आधार जो है ये जीव शास्त्रीय आधार पे है। जैसे कोई गोरा होगा, कौन सा, वो तो उस क्षेत्र विशेष, प्रकृति, देश पे डिपेंड करता है, उसमें उसका कोई गलती नहीं कि कौन गोरा हो गया, कौन काला हो गया, कौन छोटा होगा, कौन मोटा होगा, कौन नाटा होगा, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। तो इस आधार पर अर्थात कि नस्ल पे हम कुछ नहीं कर सकते, बट जाति को हम लोगों ने बनाया अपने सामाजिक आधार पर। जैसे बहुत लोग पहले से जाति चला रहा था कि पेशा के आधार पर हम जाति दे दिए कि जो काम ये करता है वो उस विशेष जाति का होगा। उसके बाद पहले तो हम लोग जाति बनाए पेशा के आधार पर, बट उसके बाद क्या हो गया, यही जाति का स्वरूप जटिल हो गया। और जब जैसे ही स्वरूप जटिल हुआ तो जो एक पेशा के वर्ग को, यानी जो उल्टे हो गए। देखिए पहले हम लोग कैसे बनाए, फिर से मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे जो कोई काम कर रहा है तो वो उस पेशा का व्यक्ति है तो उसका वो जाति होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, ये जाति वंशानुगत होने लगी, अर्थात कि जिस पेशा कर रहा है उसके पिताजी, उसके घर में जो लड़का होगा उसका वही पेशा होगा। तो इस तरह जाति का स्वरूप जटिल होते गया, पहले वंशानुगत हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पे यदि हम आइए बात करते हैं कि सामाजिक भेदभाव
और विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी हम लोग कैसे सामाजिक भेदभाव और सामाजिक विविधता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसकी सामाजिक विविधता जो है दो तरीका से उत्पन्न होता है। एक होता है जन्म से, जैसे हम किस जाति में जन्म ले लिए वो हमारा हो गया, किसी समुदाय विशेष में हमारा जन्म हुआ वो समुदाय हमारा हो गया, तो ये तो जन्म से है, इसमें हम कुछ नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये जन्म से है। दूसरा होता है इच्छा से भी कुछ लोग सामाजिक विविधता को चुनते हैं। जैसे हो सकता है कोई हिंदू धर्म हो, उसको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा, वो ईसाई धर्म अपनाना चाहता है, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है, जो भी इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है तो उस धर्म में वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेगा। तो उसका क्या बोलते हैं कि वो इच्छा से है। कोई पेशा है, जैसे किसी का चलता है खानदानिक पेशा कि वो भी शिक्षक है, उसका पुत्र भी शिक्षक हो, या कोई डॉक्टर है उसका पुत्र भी डॉक्टर होगा, उसका पुत्र भी डॉक्टर होगा, बट उसमें भी कुछ लोग अपना पेशा बदल लेते हैं, कहते हैं ना हमको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उस तरह के इच्छा से भी, अर्थात कि सामाजिक विविधता दो तरीका से उत्पन्न लेते हैं, एक तो जन्म से है, एक हमारे इच्छा पे भी निर्भर करता है कि हम जैसा इच्छा चाहते हैं वैसे सामाजिक विविधता को चुन लेते हैं और उसके आधार पर हम विभिन्न रूप से अलग अलग हो जाते हैं। तो सामाजिक विविधता इसी दो टर्म पे होता है, एक जन्म से और एक इच्छा से। अब आइए देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन दो शब्द हैं और दोनों में क्या अंतर है, कि सामाजिक विभिन्नता क्या है और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विभिन्नता की। तो प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना ये स्वाभाविक है कि हम जहाँ पे जन्म हो गया, जिस जाति में उस जाति के हो गए, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ उस धर्म के हो गए, या धर्म परिवर्तन करा लिए, या भाषा के आधार पर हम जैसे बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई अमेरिकन है, कोई इंग्लैंड से, तो ऐसा भाषा बोलेगा ही बोलेगा, उसमें उसका कोई अधिकार नहीं। भले आगे चल के दूसरा भाषा सीख भी सकता है बट उसका जो डीएनए का लैंग्वेज है उसको वो ऑटोमेटिक सीख लेता है। तो ये होना स्वाभाविक है और इसी आधार पे तरह तरह के लोग हमको दिखाई देता है, यही होता है सामाजिक विभिन्नता। अर्थात कि सामाजिक विभिन्नता दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए। समाज की हमारी खूबसूरती भी है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि हमारे समाज जैसे भारत ही इतना विविधताओं से बड़ा देश है, यही विविधता खूबसूरती है और यही विविधता कभी कभी घातक भी होती है, आगे हम लोग समझेंगे। तो ये तो हुआ सामाजिक विभिन्नता जो स्वाभाविक है, हर समाज में पाया जाता है। अब यही सामाजिक विभिन्नता आइए समझते कब सामाजिक विभाजन अर्थात कि बंटवारे का रूप लेता है। तो जब एक ही तरह के सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय में हो, तो इस सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए सामाजिक अंतर जो है ठीक है, पहले मैंने बताया सामाजिक अंतर हमारी खूबसूरती है, बट यही सामाजिक अंतर जब अन्य अंतरों से ऊपर हो जाए, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है और ये राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमारे अंदर संचालित करता है कि भले ही हम किसी जाति समुदाय क्षेत्र से हैं, लेकिन जो राष्ट्रवाद हम भारत के हैं, भले हम बिहार से, भले हम यूपी से, हमारा हित अलग अलग है, भले ही हम दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, बट हम एक क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये भारतीय होने का जो भावना है यही राष्ट्रवाद है। और जैसे ही कोई हमारी अन्य अंतर इस राष्ट्रवाद से ऊपर चला जाता है कि नहीं हम पहले इस जाति समुदाय के हैं उसके बाद भारत के हैं, तो यही खतरनाक स्थिति पैदा होता है, यही होता है सामाजिक विभाजन। और इसी आधार पर गृह युद्ध, संघर्ष जो भारत में आए दिन आपको देखने को मिलते रहता है, ये उत्पन्न होता है। तो यही होता है दोनों में अंतर कि ये अंतर तो स्वाभाविक था सामाजिक विभिन्नता, बट इसी में से कोई एक अंतर जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमने ज़्यादा महत्वपूर्ण दे दिया, ज़्यादा इसको ओवरलैप कर गया, हमारे राष्ट्रवाद के भावना के ऊपर चला गया, तो वही क्या हो गया, सामाजिक विभाजन। देखिए ये जो हित है कभी कभी ये नहीं है कि हमेशा इसी आधार पे सामाजिक विभाजन, जैसे ये परिस्थिति देश और समय पे निर्भर करता है। जैसे में देखिए कुछ भारतीय हैं और कोई यूपी से है, कोई तमिलनाडु से, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है और सभी जाकर ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, अमेरिका में पढ़े। वहाँ पे जैसे ही कोई वहाँ के सरकार दबाव बनाएगा तो वहाँ पे सभी छात्र एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका एक ही भावना होता है कि भले ही वो अलग अलग हमारे भारत के कोने से गए हैं, बट उसके अंदर क्या भावना है कि हम सभी भारतीय छात्र हैं, ये भावना हुआ। कभी कभी आप देखिएगा कि जाति, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर विभिन्नता हमारे भारत के अंदर भी देखने को मिलता है कि जैसे कभी कभी गुजरात में देखिए हमारे बिहार यूपी के लोग जाते हैं काम करने, तो वहाँ पे उनके क्षेत्र के आधार पे उनको पीट कर हटाया जाता है, ये भिन्नता। एक मुंबई की ही घटना देखिए कि मुंबई में क्या हुआ था, तो वहाँ से भी बिहार और यूपी के लोगों को क्षेत्र के आधार पर कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक लोगों के आधार पर उनको पीट कर हटाया गया था। तो ये सब भावना, अर्थात कि ये भी भावना जो है सामाजिक विभाजन का आधार हर जगह बदलते रहता है, उस निश्चित समय काल स्थिति निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सामाजिक विभाजन पे है जो जाति का राजनीति पे क्या प्रभाव है। तो जाति का राजनीति पे प्रभाव देखिए दो तरीका से है, एक तो लाभदायक भी है, एक हानिकारक भी है। जाति को राजनीति में होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। और एक सभी जो प्रभाव है कब समाप्त होगा, शिक्षा से, जब हम शिक्षित हो जाएंगे। देखिए पहले क्या होता था कि कुछ जाति वर्ग का विशेष जो है
अच्छा से उनका विकास नहीं हो पाया। तो उसके लिए उन्होंने नेता का उत्पन्न होना स्वाभाविक, तो वहाँ पे वो लाभदायक था कि वहाँ से नेता लिखा। सत्ता के साझेदारी का मतलब वही है कि हर जाति समुदाय का भागीदारी हो सत्ता में। तो वहाँ के नेता जो किसी विशेष जाति समुदाय के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अगर राजनीति में जाएंगे तो वो अपने जाति के लिए भी मांग उठाएंगे कि ठीक है, हमारे जाति का विकास नहीं हुआ है, हमें विशेष आरक्षण चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता हुए तो वो लोग लाभदायक थे। बट अभी क्या देखने को मिलता है कि ये हानिकारक भी हो गया कि भले ही अब जो नेता हो रहे हैं वो जाति के भले ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम इस जाति के नेता हैं, बट उस जाति के विकास के लिए नहीं, वो सिर्फ उसका इसलिए यूज करते हैं अपने वोट बैंक राजनीति के लिए कि ठीक है आपके जाति के भले हम विकास करें या नहीं करें, बट आपके पास ऑप्शन है, आपको डराया जा रहा है। यही राजनीति पहले लाभदायक थी, लेकिन अब आपको उसी के आधार पर डराया जा रहा है कि देखिए इस जाति का आप चुनिएगा तो आपका विकास नहीं कर पाएगा। बट ऐसा कोई स्वाभाविक नहीं हो सकता वो जाति वाला विकास कर दे, बट जो नेता हो गए हैं जाति के आधार पर अब नेता पैदा होने लगे, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टी हो गई है, तो उसका पहले उद्देश्य अच्छा था कि ठीक है आपके हित को ध्यान रखेगा। और स्वाभाविक है यही तो लोकतंत्र के सफलता का मूल मंत्र है कि वहाँ के सभी लोगों का ध्यान रखा जाए। बट वहीं हानिकारक स्थिति कब पैदा होता है, जब आपका वही जाति समुदाय के लोग उस जाति के मांग को न उठाकर उस जाति को वोट बैंक के रूप में उसको डरा कर रखते हैं कि देखो जब तक हमें तभी तक तुम सुरक्षित हो। जैसे आजकल आप देश में देख पा रहे हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तुम्हारा पता ना क्या होगा, तुमको मार कर खदेड़ दिया जाएगा। बस ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक ही जड़ है कि हम जाति के आधार पर नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सबसे इसका महत्वपूर्ण पिलर है शिक्षा। जब हम शिक्षित होंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भले ही हम अलग अलग जाति के हैं, बट हम सभी मानव हैं और हमको आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि सामाजिक विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो पहला निर्धारक तत्व है स्व अस्तित्व राष्ट्रीय चेतना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सब इंसान के अंदर दो तरह की चेतना होता है। एक तो हमारा स्व अस्तित्व कि हमारा अपना कुछ अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैसे कभी कभी देखिए धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा हो जाता है कि वो आपका ये धर्म है, आपका धर्म खतरे में। ये कौन संकीर्ण मानसिकता वाले राजनीतिक कुछ नेता हैं जो आपके अंदर पैदा कर देते हैं। तो आप भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष में लग जाते हैं, गृह युद्ध की स्थिति आप उत्पन्न कर देते हैं, बट आपको बाद में एहसास होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आधार पे सामाजिक विभिन्नता होता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय चेतना, जिसे हम राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय चेतना का सिंपल सा मतलब है राष्ट्रवाद। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सभी राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय चेतना है और ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि सामाजिक विभाजन की स्थिति न उत्पन्न होने दें। हमारे अंदर हमेशा भावना होना चाहिए कि भले हम इस क्षेत्र से हैं, इस भाषा से, इस समुदाय से, इस जाति से हैं, लेकिन हम सभी इंडियन हैं, हम सभी भारतीय हैं। तो ये निर्धारक तत्व है सबसे महत्वपूर्ण पहला। दूसरा है समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांग। ये भी सही है कि एक विशेष समुदाय का मान लीजिए हमारी सरकार जो है हित का ध्यान नहीं रख रही है, उसको विकास ही नहीं कर पा रही है, और एक विशेष क्षेत्र का भी नहीं विकास हो पा रहा है, तो उनका भी अपना मांग रखना है। कभी कभी लगता है कि सामाजिक विभिन्नता है, बट वो स्वाभाविक है क्योंकि उसका मांग रखना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं। अर्थात उसका मांग जो है पूरा हो जाए ठीक है, लेकिन उसको उस आधार पर उस लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए। जिनको लोग देखिए आजकल क्या होता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं ठीक है, हमारे समुदाय हमारे क्षेत्र का मांग जाकर संसद भवन में या विधानसभा में रखेंगे, वही लोग मांग रखने के बाद हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में वही लोग हमारा लगते हैं शोषण करने। तो ये दो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है सरकार का रूप, कि सरकार का रूप कैसा है। क्या जो सरकार हम चुने हैं वो सरकार यदि सभी वर्ग हित का समान रूप से ध्यान रखे, क्योंकि देखिए चुनाव में भले ही कोई वोट दे या नहीं दे, जो प्रधानमंत्री बन गया वो सबको उसको समान रूप से समझना चाहिए। जो मुख्यमंत्री बन गया उसके राज्य के प्रत्येक नागरिक जो वोट दिया है जो नहीं दिया है वो सब उसके लिए बराबर है, और सबका हित का अगर ध्यान रखे तो इस सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो यहां तक इस चैप्टर का एक पार्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं कि जाति, भाषा, नस्ल, सामाजिक विभाजन कैसे उत्पन्न होता है, सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, इसको समझे। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट यहां से शुरू होगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि सामाजिक विभाजन में जाति का क्या रोल है, धर्म का क्या रोल है, लिंग का क्या रोल है, अर्थात कि स्त्री और पुरुष का क्या रोल है, इसके आधार पर कैसे कैसे विभेद होता है और इसका स्वरूप क्या है। ये दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होगा, तो इसको हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास को समय के देखते हुए यहीं पे रोकना पड़ा, एक और क्लास होगा और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो ये क्लासेस कैसा लगा आपको लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जितना अच्छा लाइक आता है हम उतना ही जल्दी प्रयास करेंगे कि इसका दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर। और आप भी कब चाहते हैं कि हम लोग सिविक्स शुरू किए, क्या इसको पढ़कर संपूर्ण चैप्टर, संपूर्ण आपके किताब को, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के किताब को समाप्त कर दे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ
साथ कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में, और नए हैं चैनल पर तो नीचे देखिए लिखा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक ही हमें प्रेरणा देता है इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए। तो फिर मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए और परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से आप पास कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।